नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता जानकी देवी बजाज, राजकीय महाविद्यालय कोटा में पदस्थापन है मेरा। और मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहूँगी और उसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम खंड आदिकाल के बारे में सामान्य परिचय देते हुए मैं उसके नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के दिए हुए मत को उद्धृत करते हुए सामान्य मत पर आपको जानकारी देना चाहूंगी। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए उसकी पृष्ठभूमि जानना बहुत आवश्यक होता है और उस पृष्ठभूमि को जानने की दृष्टि से ही जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हिंदी साहित्य के अध्ययन के इतिहास के साथ करना आवश्यक हो जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको सर्वप्रथम इतिहास शब्द का अर्थ बताना चाहूंगी। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ। अर्थात इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा। और जहां तक हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इतिहास लेखन की परंपरा आदि काल से नहीं चली आ रही। 19वीं शताब्दी में अर्थात आधुनिक काल में इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ। जब से मनुष्य संस्कृति का प्रारंभ हुआ है तभी से साहित्य अपने विविध रूपों में, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, उपस्थित रहा। और इसका प्रमाण हमें दादी नानियों के द्वारा सुनाई हुई कहानियों से लेकर के अनेक स्वरूपों में प्राप्त होता है। साहित्य के इस स्वरूप को क्रमबद्ध करने का कार्य आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी से पूर्व भी 252 वैष्णवन की कथा, 84 वैष्णवन की कथा, कालिदास हजारा, भक्तमाल आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो हमें प्रारंभिक कवियों के जीवन विवरण के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में 19वीं शताब्दी में आधुनिक काल में इतिहास लेखन की एक समृद्ध परंपरा प्रारंभ हुई, जिसका प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया। गारसादा तासी ने जिस इतिहास का लेखन किया उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर ऑफ एंदुई हिंदुस्तानी। और उसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में विभिन्न कवियों का और उनके साहित्य का विवरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का लेखन किया। उसके पश्चात शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम एक सर्वसम्मत एक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का प्रारंभ किया। और उसके पश्चात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास भी आज और डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया इतिहास भी इस इतिहास लेखन की परंपरा में निरंतर जुड़ता चला गया। और आज हमारे समक्ष आदिकाल से अब तक के विभिन्न कवियों और साहित्यकारों के क्रमबद्ध लेखन का विवरण प्राप्त है, जो हमें हिंदी साहित्य के अध्ययन में सहायता प्रदान करता है। इतिहास लेखन में अनेक समस्याएं रही। उसके काल विभाजन की समस्या, नामकरण की समस्या, विभिन्न कवियों द्वारा रचित रचनाओं को क्रमबद्ध करने की समस्या, ऐतिहासिकता को प्रामाणिक करने की समस्या, अनेक समस्याओं में से जो समस्या सर्वप्रथम आती है वो काल विभाजन की समस्या है। और काल विभाजन भी अनेक विद्वानों ने किया है। और इस काल विभाजन में भी डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम बहोरी शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। और सर्वमान्य काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। जैसा कि आप और हम सब ये मानते हैं कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम भी दिया है और उनके नामकरण के अनुसार आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल
और आधुनिक काल, इस प्रकार इसका काल विभाजन किया जाता है। और काल विभाजन की जो समय सीमा उन्होंने निर्धारित की, जो अनेक विद्वानों द्वारा सर्वमान्य है, वो है 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से लेकर अब तक जो आधुनिक काल है, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल का नाम दिया। हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम आदिकाल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे, क्योंकि किसी भी काल के नामकरण का आधार उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां और उस काल की प्रमुख परिस्थितियां होती हैं। आदिकाल के संपूर्ण साहित्य को हम 5 भागों में बांट सकते हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य और भक्ति साहित्य के अलावा अन्य साहित्य। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में जिन परिस्थितियों ने योगदान दिया, वो ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस काल की पृष्ठभूमि को तैयार किया, और वो परिस्थितियां सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां। जहां तक राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल है, राजनीतिक परिस्थिति में उस समय शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का बिल्कुल अभाव था। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वो राजपूती राज्य आपस में लड़ा करते थे। एक तरीके से अंतरकलह, युद्ध और संघर्ष का काल था, जिसने इस काल के साहित्य निर्माण को पूरी तरह प्रभावित किया। और सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक सत्ता के शक्तिशाली न होने के कारण समाज बिखरा हुआ था, समाज में अत्याचार, शोषण की स्थिति थी, और उस शोषण का परिणाम था कि हमारे समाज में विदेशी आक्रमणों के कारण जातीय बंधन कठिन हो गए और कठोर से कठोर होते चले गए। जाति प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, नारी का अपहरण, इस तरह की अनेक रूढ़ियां उस समय समाज में व्याप्त थी। और साहित्यिक स्थिति में उस समय हमें, चूंकि ये काल हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ होता है, अतः एक समृद्ध संस्कृत साहित्य की हमें परंपरा दिखाई देती है। लेकिन उस संस्कृत समृद्ध परंपरा का, टीकाओं का, भाष्यों का धीरे धीरे क्षरण होता गया, और उस क्षरण के साथ एक लोक साहित्य की, लोक भाषा के साहित्य की और भक्ति साहित्य और जैन सिद्ध और नाथ साहित्य की धारा हमें धीरे धीरे प्रभावित होती इस काल में दिखाई देती है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में परिस्थितियों के अनुरूप ही वीररस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, प्रामाणिकता, संदिग्ध। इस काल में जितने भी साहित्य ग्रंथ पाए जाते हैं, उनकी प्रामाणिकता पर संदेह है, क्योंकि एक तो प्राचीन, अति प्राचीन साहित्य, दूसरा विषय वस्तु की अनुपलब्धता इसमें महत्वपूर्ण कारण रही। इतिहास के विरुद्ध एक मुख्य कारण है इसमें कि इतिहास की जो घटनाएं हैं और इस काल में लिखे हुए साहित्य की घटनाओं में कहीं कोई मेल दिखाई नहीं देता है। संकीर्ण राष्ट्रीयता, छोटे छोटे राज्य थे, स्वहित स्वधर्म को ही महत्वपूर्ण मानते थे, अतः स्वाभाविक था कि राष्ट्रीयता, अपने पूरे देश के लिए लड़ने की, देश की रक्षा की भावना इस काल में नहीं दिखाई देती। चूंकि वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता थी, नारी के लिए भी युद्ध हुआ करते थे, अतः नारी चित्रण भी इस काल के साहित्य की प्रमुख विशेषता दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण भी इसमें है, और कला पक्ष की दृष्टि से भाषा, शैली और छंद प्रयोग में वैविध्य है। अलंकार, लगभग 68 प्रकार के अलंकार इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। और हिंदी साहित्य के इस काल की सामान्य जानकारी में अगर वीर रस की जब हम बात करते हैं, तो वो वीर रस हमें पृथ्वीराज चौहान की रचनाओं में देखने को मिलता है। जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा, उस वीर गाथा काल के जिन 12 ग्रंथों को इसमें स्थान दिया गया, वास्तव में वे सभी ग्रंथ इस काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। खुमाण रासो, जिनकी रचना दलपति विजय ने की थी, विसल देव रासो, जिनकी रचना नरपति नाल ने की थी, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की ऐसी प्रमुख रचना है जो आदिकाल की सर्व प्रमुख रचना के नाम से जानी जाती है। जय चंद्र प्रकाश भट्टकेदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। परिमाल रासो जगनिक की रचना है। खुसरो की पहेलियां और अमीर खुसरो द्वारा रचित है। विद्यापति की पदावली विजयपाल रासो नल्ल सिंह भट्ट द्वारा रचित रचना, और हमीर रासो वो शारंगधर द्वारा रचित रचना है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना भी इस काल में विद्यापति ने की। इस प्रकार हम इस प्रथम खंड के की सामान्य जानकारी मैंने आपको अपने इस व्याख्यान में दी है, और आदिकाल
का साहित्य, आदिकाल की परिस्थितियां, आदिकाल का काल विभाजन और आदिकाल के नामकरण की समस्या जो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, उस पर हम आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।